प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपको प्रायिकता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना बच्चों? अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही लगभग आ रहे हैं। ठीक है ना? ये नहीं आएंगे तो इनसे रिलेटेड आएंगे। ठीक है ना? जैसे ये क्वेश्चन है और ये कई तरीकों से वो दे सकता है। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे वो लिख दिए हैं, है ना? सारे तरीके। बस इनमें वो क्या करेगा, डिजिट चेंज कर सकता है। ठीक है ना? बाकी क्वेश्चन तो यही आएगा, और इस पे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, स्वतंत्र घटनाएं पर। ठीक है ना? स्वतंत्र घटनाएं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? देखिए, स्वतंत्र घटनाएं कौन सी होती हैं, बस एक कंडीशन आप याद रखिए। देखिए, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, उन दो घटनाओं की इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या होगी, उन दोनों की अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर हो, ऐसी हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी, ए और बी दोनों। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है और ये क्वेश्चन हल करने हैं सारे। ठीक है ना? देखिए, इसने क्या कहा है, इसने पी ऑफ ए 0.4 दे दिया, पी ऑफ बी 0.5 दे दिया। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पहले पी ऑफ ए यूनियन बी पूछा, फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा। देखिए, दूसरे वाले में तो ये लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना? सेकंड वाला पहले निकाल देते हैं। देखिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे चाहिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं पी ऑफ ए पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.4 रख दूंगा, 0.4, और इसकी मल्टीप्लाई किसमें कर दूंगा, 0.5 में। पी ऑफ बी की वैल्यू 0.5 है। ठीक है ना? इनकी मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगी, यानी यहाँ पर 0.2 आ जाएगा। ठीक है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड पहला था, सेकंड था। अब पहला देखता हूँ, पी ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। पी ए यूनियन बी आप कैसे निकालोगे, देखिए, पी ए यूनियन बी आप ऐसे निकालोगे। आपका एक फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? चाहे ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, एक ही बात है वो तो। ठीक है ना? अब देखिए, आपके पास ये भी है वैल्यू, ये भी है वैल्यू, ये भी है वैल्यू, तीनों वैल्यू है, तीनों यहाँ रख दीजिए। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0.5, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 0.5, इसकी 0.4, इसकी 0.5, और इसकी हमने फाइंड करी है 0.2। ठीक है ना? देखिए कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.4 तो कितने हो गए, 0.9, 0.9 माइनस 0.2 कितने हो गए, 0.7 हो गए। ठीक है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है ये। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, कह रहा है कि पी ऑफ ए आपके पास ये है, पी ऑफ बी आपके पास ये है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ये है, तो पी ऑफ ए अपॉन बी, ये क्या है, सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है ना? सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या कहती है, देखिए, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है, पी ऑफ ए ओवर बी, यानी बी घटना हो चुकी हो, ए के होने की प्रायिकता है यहाँ पर ये। जब बी घटना हो चुकी हो और ए के होने की प्रायिकता हो, तो आप कैसे निकालोगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता रख दीजिए, नीचे नीचे वाले की प्रायिकता रख दीजिए, पी ऑफ बी। ठीक है ना? ये फॉर्मूला यूज कर लो और आप सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है ना? बहुत आसान है। इसमें से वो कोई दो वैल्यू दे देगा, तीसरी पूछ लेगा, चाहे ये दे दे ये पूछ ले, चाहे ये दोनों दे दे ये पूछ ले, उसकी मर्जी है वो। ठीक है ना? अब देखिए, उसने पी ऑफ ए दिया है, बी भी दिया है, इंटरसेक्शन बी भी दिया है, पी ऑफ ए अपॉन बी पूछ रहा है, पी ऑफ ए अपॉन बी। देखिए पहला क्वेश्चन। अब इसके लिए तो मुझे सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी भी है और बी भी है, ये तो फालतू में दे रखा है इसने। ठीक है ना? कंफ्यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू रख देते हैं 0.15 अपॉन 0.3। ठीक है ना? पॉइंट सेम करने के लिए एक जीरो लगा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 15 एकम 15 दूनी 30, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? पॉइंट में देना चाहते हैं तो 0.5 आंसर दे दीजिए पॉइंट में। ठीक है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है पी ऑफ ए जो है 6/11, पी ऑफ बी 5/11, पी ऑफ ए यूनियन बी 7/11, पी ऑफ ए ओवर बी निकालना है, यानी यही निकालना है सेम। बस अब की बार उसने इंटरसेक्शन नहीं दिया है, यूनियन दिया है, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले। ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला लगा करके इंटरसेक्शन निकालेंगे, और फिर वो इंटरसेक्शन यहाँ पे रख देंगे, और पी ऑफ बी की वैल्यू इसने दे ही रखी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए, देख लेते हैं हम, मैं फिर भी आपको हल्का सा बता देता हूँ। पी ऑफ ए इसने दिया है कितना, 6/11, पी ऑफ बी दिया है इसने कितना, 5/11, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी वो कितना दिया है इसने, वो दिया है आपका 7/11। ठीक है ना? 7/11। अब वो जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पी ऑफ ए ओवर बी पूछ रहा है। ठीक है ना? लेकिन इसके लिए तो हमें ये चाहिए ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी तो देखिए दिया नहीं इसने, तो इन तीन वैल्यू से मैं इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला लगा करके ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूँ। तो हम कहेंगे इसको कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना? यहाँ पे वैल्यू रख दो सारी। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 6/11, 6/11 यहाँ पे रख दी, प्लस 5/11 यहाँ पे रख दी, माइनस 7/11 यहाँ पे रख दी। 6 5 9 में से 7 गया 2, 2/11 आ गया। ठीक है ना? ये इंटरसेक्शन बी, ये उठाकर अब इस फॉर्मूले में रख दो। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला कहता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है? नीचे करना है आपको बाद में। ठीक है ना? मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। ठीक है ना? देखिए, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये 2/11 यहाँ पे रख दोगे ऊपर, 2/11 अपॉन पी ऑफ बी की वैल्यू 5/11 रख दोगे, तो 11 से 11 कैंसिल आउट होकर के 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? खत्म क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका हो चुका है, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ बी ओवर ए दे रखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सेम यही फॉर्मूला, बस बी ओवर ए दिया है, बी ऊपर है ए नीचे है, तो नीचे ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर बी ओवर ए दिया है, मतलब बी ऊपर है ए नीचे है, तो ए ही आएगा नीचे, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, बी इंटरसेक्शन ए, चाहे बी इंटरसेक्शन ए ले लो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी ले लो, एक ही बात है वो तो। बस यहाँ पे ए आ जाएगा, तब वहाँ पे पी ऑफ ए रख देना। ठीक है ना? ये इजीली हो जाएगा आपका, इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देना। ठीक है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है, सिद्ध करो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पहले इनमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, है ना। तीन चीजें दे रखी है ना, तो तीन चीजों से आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लो। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो क्या आना चाहिए, वो इनके डॉट प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। स्वतंत्र घटनाएं यही तो होती हैं जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है पी ऑफ ए आपके पास कितना है, पी ऑफ ए जो है वो 1/2 है, और पी ऑफ बी जो है आपके पास वो 1/3 है, और पी ऑफ ए यूनियन बी जो है आपके पास वो कितना है, वो है आपके पास 2/3। अब देखिए अगर मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूँ तो इस फॉर्मूले से, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू ये इधर ले आऊंगा और ये इधर ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इधर आ जाएगा, तो ये आ गया पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 1 - 2 -1 -1/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 - 2 1/6, ठीक है। 1/6 आ गया है, सॉरी। देखिए ये इस तरीके से पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, तीनों वैल्यू रख दी यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है ना। अभी क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 - 2 -1 और फिर 3 - 2 1/6 एलसीएम लेकर के, ठीक है। अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी देख लीजिए, अगर ये इसकी भी वैल्यू 1/6 आई तो हमारा ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। तो इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/3 है, दोनों की गुना करेंगे तो 1/6 आएगा। देखिए ये दोनों बराबर हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इसका मतलब है ए और बी जो है वो क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र घटनाएं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 इंटू पी ऑफ ए और पी ऑफ बी 5/13 है, तो पी ऑफ ए और बी इतना है, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, बहुत आसान है। ए यूनियन बी निकालने के लिए पहले आपको इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो आप इतने से पहले निकाल लीजिए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसने जो दिया है ये पांचवें में 2 ऑफ पी ओवर ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13 ये दिया है इसने। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, मैं इसको इसके इक्वल रख दूँ, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू पी ऑफ ए इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी पी ऑफ ए की, पी ऑफ ए की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास, पी ऑफ ए की वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू जो आ जाएगी ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/26। तो पी ऑफ बी की वैल्यू 5/13 है ही डायरेक्ट, यहाँ से पी ऑफ ए की वैल्यू 5/26 आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यूनियन तो इसने दिया है, ठीक है ना, 3/5। तो देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया था, यानी जो हमने यहाँ पे लगाया था, यानी जो हमने पहले वाले में लगाया था, ठीक है ना, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी 3/5, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब पी ऑफ इंटरसेक्शन बी आने के बाद इसने पूछा है, कौन सा क्वेश्चन था ये, सॉरी 2/5 है, ये 2/5 है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे थे हम, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी। तो फिर तो ये वाला क्वेश्चन इससे नहीं होने का, ये तो इजीली हो जाएगा, बहुत आसान है। ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका पी ऑफ ए ओवर बी, ए ओवर बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, यही तो होता है। अब देखिए इसने तीन वैल्यू तो दे ही रखी है ना, कौन कौन सी, पी ऑफ ए ओवर बी दे रखी है 2/5, तो ये 2/5 यहाँ पे रख दो। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 5/13, तो ये 5/13 यहाँ रख दो, इसकी गुना इधर कर दो बस, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा आपका 2/5, 2/5 गुना 5/13 और इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, इसकी वैल्यू 2/13 आ गई, ठीक है ना, 2/13 आ गई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए फिर वही फॉर्मूला लगा दो, ये वाला जो हमने यहाँ पे लगाया था, जो हमने ये वाला लगाया था ना, ए यूनियन बी वाला, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, पी ऑफ ए की वैल्यू भी आपके पास, बी की भी है, और ए इंटरसेक्शन बी की भी जो इधर आ जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप कर लोगे इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि पी ऑफ ए पी ऑफ बी ये है तो पी ऑफ ए यूनियन बी ये है, तब पी का मान ज्ञात करो यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों और घटनाएं स्वतंत्र हों, ठीक है ना। घटनाएं अपवर्जी हों और स्वतंत्र हों, अलग अलग केस में लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर हम मानते हैं कि घटनाएं स्वतंत्र हैं हमारी, ठीक है ना, अगर हम मानते हैं घटनाएं स्वतंत्र हैं, ये हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है कि पी ऑफ ए जो है आपके पास वो 1/2 है, और पी ऑफ बी जो है आपके पास वो पी है, और पी ऑफ ए यूनियन बी जो है आपके पास वो कितना है, वो है 3/5, 3/5। तो आपको क्या करना है, पी का मान याद करना है। अब पहला केस देखो, पहले केस में कह रहा है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा होगा, फाई आ रहा होगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इनका इंटरसेक्शन फाई आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होती है 0। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला हमें पता है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला चल रहा है ना बार बार हर क्वेश्चन में। तो देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 3/5 है, रख दिया, पी ऑफ ए 1/2 है, रख दिया, पी ऑफ बी पी है, रख दिया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, ये रख दिया, खत्म। पी की वैल्यू निकाल लो इसको उधर भेज करके, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, पी इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका
3 दूनी 6 माइनस 5 4/10, ठीक है ना। 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2/5 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि यदि ये घटनाएं स्वतंत्र हों, अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आता है। अगर ये घटनाएं क्या हों, स्वतंत्र हों, तो अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रखेंगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0 है। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। पी ऑफ बी की वैल्यू पी है, इसको इधर पहुंचाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। समझ गए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र घटनाओं पे जो है, और इस वाले फॉर्मूले पे सशर्त प्रायिकता पे जरूर आपके पास पेपर में जरूर आएगा, बहुविकल्प में भी मिल सकता है, और आपके अति लघु 1 नंबर में और 2 नंबर में ये जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अब हम करने वाले हैं, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि ए या बी, मतलब ए यूनियन बी, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी डैश होगी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि ये तो पहली बात इसने कहा है कि पी ऑफ ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आप दिया है में लिखो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये तो कंडीशन होती है स्वतंत्र घटनाएं की, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि तो दिखाइए कि ए या बी में से, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए ये तो है गिवन, ये तो है गिवन, है ना, और ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करना क्या है, हमें कह रहा है कि पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए डैश और इंटू पी ऑफ बी डैश, ठीक है ना। ए या बी, या का मतलब यूनियन, है ना, ए यूनियन बी की प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस ये होती है, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए चलिए इसका प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है बच्चों। देखिए हम क्या करेंगे, हम आपके पास एक चीज लेकर के चलते हैं। आपको पता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, पी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। यही होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, सबको पता है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, इधर वाला तो जू का तू रखते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि इधर तो यही चाहिए हमें, इक्वल्स टू पी ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी ऑफ ए बार यानी ए डैश, ए के होने की प्रायिकता इक्वल्स टू 1 माइनस ए के ना होने की प्रायिकता, ये तो आपको पता ही है रीजन। इसी तरीके से पी ऑफ बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, बी के ना होने की प्रायिकता माइनस। इसी तरीके से अब देखिए, सॉरी यूनियन यहाँ था तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी को मैं ये लिख सकता हूँ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है ना। ये तो गिवन है, यहाँ से लिख दिया मैंने इसको। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस पी ऑफ ए डैश माइनस पी ऑफ बी डैश माइनस। अब इस वाले पी ऑफ ए को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ ए डैश लिख सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं इस वाले पी बी को भी लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, पी ऑफ बी डैश, ठीक है। ना होने की प्रायिकता एक, और देखो होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ 1 होता है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे आपको रीजन दे देता हूँ कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उसके ना होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। इसको हम डैश से भी डिनोट कर देते हैं, इसको डैश वाले को बार से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये है वो कंडीशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, इसी तरह बी की वैल्यू पी ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जू का तू पी ऑफ ए डैश माइनस पी ऑफ बी डैश माइनस, अंदर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 1 की 1 में, फिर 1 की पी ऑफ बी डैश में, फिर माइनस पी ऑफ ए डैश की 1 में, पी ऑफ ए डैश की 1 में, और माइनस पी ऑफ ए डैश की पी ऑफ बी डैश में, यानी पी ऑफ ए डैश और इनटू में पी ऑफ बी डैश। ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू माइनस पी ऑफ ए डैश माइनस पी ऑफ बी डैश माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो पी ऑफ बी डैश प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा पी ऑफ ए डैश, और ये भी प्लस हो जाएगा पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल आउट होगा, पी ऑफ ए डैश से पी ऑफ ए डैश खत्म, पी ऑफ बी डैश से पी ऑफ बी डैश खत्म, दो में से एक गया, एक बचेगा आपके पास, एक बच गया, और प्लस ये आ जाएगा आपका, ये माइनस था ना, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस था यहाँ पे, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये क्या जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनको आप जरूर कर लेना। सिद्ध कीजिए यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, यानी ये आपका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है ये, 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको करते हैं बच्चों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इसने दिया है, इसने एक चीज दी कि ई और एफ जो है वो स्वतंत्र घटना है, यानी गिवन है ये बात। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ई और एफ है, अच्छा ई और एफ है, तो ई और एफ ले लो इसमें, ई और एफ, इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ऑफ ई
इंटू पी ऑफ एफ होगा, ठीक है ना। अगर ये स्वतंत्र घटना है तो इनका अलग अलग डॉट प्रोडक्ट इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। हमें ये प्रूफ करना है टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डैश, ये हमें प्रूफ करना है। अब चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए एक वेन आरेख बनाता हूं मैं, आप उससे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास ये एक वेन आरेख है, ठीक है ना। इसमें हमने एक सेट ए ई बना दिया, दूसरा सेट हमने यहाँ पे एफ बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एफ बना दिया। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये सेट ई है और ये सेट एफ है, ठीक है। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये क्या होगा, ये होगा ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये जो वाला पार्ट होगा ये इसको छोड़ करके अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, ये वाला यहाँ से और यहाँ तक है ना, ये वाला पार्ट क्या बैठता है आपका ई इंटरसेक्शन एफ डैश, है ना। ई और एफ डैश नहीं, एफ नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट बैठता है आपका, ये वाला क्या बैठता है, ये बैठता है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, सॉरी ई डैश इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये बैठते हैं आपके। अब देखिए अगर मैं इससे कहूँ, इस वाले डायग्राम से, इस वेन आरेख से कहूँ कि जी जो ई इंटरसेक्शन एफ डैश है ये वाला, और इसका इंटरसेक्शन अगर मैं इसका इंटरसेक्शन यूनियन, इसका यूनियन अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ के साथ लूँ तो ई बन जाएगा। यानी ये वाला जो बाहर का कटा हुआ पीस है ये, और प्लस ये वाला भी, है ना। ये तो बाहर वाला और ये अंदर वाला, इन सबको पूरे को मिला दूं तो ई बन जाएगा, यूनियन बना दिया, ई बन गया, है ना। अब देखिए, अब चूंकि ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इनके बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन दूं तो फाई आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखिए हम इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ऑफ ई आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से अगर मैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू फाइंड करता हूं, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू फाइंड करता हूं, आ जाएगी पी ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब देखिए पी ऑफ ई जो का तू रखते हैं और माइनस इसकी जगह हम यहां से पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ रख देंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, ठीक है। यहां से कॉमन ले लेंगे पी ऑफ ई, तो क्या बचेगा 1 माइनस पी ऑफ एफ, तो ये हो जाएगा आपका पी ऑफ ई इंटू 1 माइनस पी ऑफ एफ, क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ डैश, ठीक है ना। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू पी ऑफ इंटू पी ऑफ एफ डैश। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये कंडीशन, ये तो स्वतंत्र घटनाएं की कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः ई और जो एफ डैश है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई और एफ डैश स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियां हैं, एक साड़ी यदृच्छिक निकाली जाती है, उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए लाल होने की, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास एक बक्सा है, उसमें इतनी 7 हैं और इतनी 8 हैं, है ना। पीली 7 हैं और लाल 8 हैं, तो कितनी होगी टोटल, 15 हो गई, 8 और 7 15, ये तो कुल हो गई। और क्योंकि हमें लाल होने की प्रायिकता निकालनी है तो हमारे फेवर में जो है, हमारे जो अनुकूल परिणाम है वो कितने होंगे, लाल होने की प्रायिकता यानी 8 आपके अनुकूल परिणाम होंगे। तो देखिए प्रायिकता क्या कहती है आपकी प्रायिकता ये कहती है, देखिए हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, आप इसको लॉन्ग में करना, पूरा थ्योरी लिखना, मतलब कि बक्से में पीली गेंदे बराबर 7, बक्से में लाल साड़ी गेंदे नहीं साड़ियाँ, साड़ी 8, लाल साड़ी बराबर 8, कुल साड़ियाँ बराबर 15, इस तरीके से लिखना। मैं यहाँ पर आपको प्रायिकता निकाल रहा हूँ लाल साड़ी होने की, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रायिकता क्या होगी लाल साड़ी होने की, देखिए फॉर्मूला आपका ये कहता है कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम, ठीक है ना, यही होता है। अब देखिए अनुकूल परिणाम, आपके पास 8 लाल साड़ियां हैं, उनमें से कोई सी भी आ जाए आपके अनुकूल है, ठीक है। कुल संभव कितने हैं, कुल 15 है, 8/15, बस ये आंसर हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास ये कह रहा है कि 2 पासे हैं, अगर 2 पासे हैं आप उनको फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, सैंपल स्पेस में कितने, यानी प्रतिदय समष्टि जो बनेगी आपकी, उसके अंदर कितने अवयव होंगे। 6 तो पहले के, दूसरे के 6 तो गुना करेंगे इनकी, तो कितने हो जाएंगे आपके 36 हो जाएंगे, ठीक है ना। 36 हो जाएंगे जब आप दोनों को एक साथ फेंकेंगे, ठीक है ना, 6 36। तो ये तो हो गया आपके टोटल कि इतने केस आपके पास आ सकते हैं, कुल परिणाम इतने हो गए, ठीक है ना। अब जो हमारी घटना है वो कह रहा है कि कम से कम एक 6 आए, चाहे वो पहले पर हो चाहे वो दूसरे पर हो। तो अगर मैं वो घटना ई मानूं कि कम से कम 6 आना, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, देखिए अब वो 6 अगर मैं
पहले पर फिक्स कर दूं, पहले पर 6 फिक्स कर दूं, तो उसके साथ 1 भी आ सकता है, उसके साथ 2 भी आ सकता है, उसके साथ 3 आ सकता है, उसके साथ 4 आ सकता है, उसके साथ 5 भी आ सकता है, उसके साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है ना? तो 6 के साथ सारे आगे, कम से कम एक कहा था ना उसने, ज़्यादा तो आ सकते हैं बिल्कुल। अब ऐसा भी हो सकता है कि 6 वो सेकंड वाले पर हो, है ना? यानी पहले पे 1 हो, दूसरे पे 6 हो, पहले पे 2 हो, दूसरे पे 6 हो, 3 हो, 6 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, 6 हो, है ना? 6 तो हम पहले ही ले चुके हैं, इसको 2 बार तो हम ले नहीं सकते सेट में, ठीक है ना? ये बनेगा यानी इतने टोटल केस हो सकते हैं जिनमें कम से कम एक 6 आए, ठीक है ना? अब देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई देखता हूँ तो कितने होंगे? 6 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, 6 5 11 हो जाएँगे, ठीक है ना? अब हमारे पास ये कह रहा है कि जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी? तो कम से कम यानी पी ऑफ ई जो होगी, कम से कम 6 आने की प्रायिकता जो होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ई, यानी अपने पास अनुकूल परिणाम कितने हैं और अपॉन टोटल कितने परिणाम है, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 11/36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। दोनों में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है? बहुत आसान है, देखिए। अगर मैं क्या करता हूँ, ए के जीतने की प्रायिकता को ए से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना? तो ये कह रहा है पी ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। और ये कह रहा है कि तथा बी के जीतने की प्रायिकता, तो देखिए, दोनों में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है? अगर इस तरीके से हमें निकालनी है, पी ऑफ बी आपके पास 1/3 है, पी ऑफ बी कितना हो जाएगा? पी ऑफ बी जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1/4। अब ये कह रहा है दोनों में से कोई ना जीत पाए। अब कोई ना जीत पाए, इसका मतलब क्या कि ए भी ना जीत पाए और बी भी ना जीत पाए, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? पहले तो हमें ये चाहिए कि पी ए के ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 माइनस पी ऑफ ए होगी वो तो। इसी तरह बी के ना जीतने की प्रायिकता भी चाहिए, बी के ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस पी ऑफ बी, है ना? तो ये क्या हो जाएगी? देखिए, ये हो जाएगा आपका पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, और ये हो जाएगा आपका पी ऑफ बी बार 1 माइनस 1/4, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3 में से गया 2, 2/3, तो पी ऑफ ए बार जो आ जाएगा, यानी 2/3 ए के ना जीतने की प्रायिकता, और बी के ना जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4 में से 1 गया 3/4, ठीक है ना? ये दोनों इनकी ना जीतने की प्रायिकता है। तो इन दोनों के एक साथ ना जीतने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता दोनों में से कोई ना जीते, दोनों में से कोई ना जीते, कोई ना जीते। तो ये तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना? स्वतंत्र घटना है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो पी ऑफ ए का बार और इंटू पी ऑफ बी का बार, ठीक है ना? दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। कितना आ जाएगा? 2/3 गुना 3/4, 3 से 3, 2 से 4, 1/2 आ गया, ठीक है ना? ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? किसी प्रश्न को 3 छात्र ए, बी, सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता क्रमशः इतनी है ना? यानी अगर मैं एक को छात्र ए द्वारा हल प्रश्न को हल करने को ए से डिनोट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए, कितना दिया है? 3/10, ठीक है ना? और पी ऑफ बी कितना दिया है? पी ऑफ बी दिया है 1/5। पी ऑफ सी कितना दिया है? वो दिया है आपका 1/10, ठीक है ना? अब इनके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए? इनके अकॉर्डिंग आप ये निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए? इनके अकॉर्डिंग पी ऑफ ए बार निकाल लीजिए, यानी ए के ना होने की प्रायिकता, यानी ए के द्वारा प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता निकाल लीजिए, ठीक है ना? वो क्या होगी? 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है ना? 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस 3/10 आ जाएगा। 10 में से 3 गया, 7/10 आ जाएगा, ठीक है ना? 7/10। इसी तरीके से पी ऑफ बी बार, यानी बी के द्वारा प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता, 1 माइनस 1/5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। इसी तरह सी के द्वारा प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता, 1 माइनस 1/10, 10 में से 1 गया 9, 9/10, ठीक है? ये आ जाएगी 9/10, ठीक है? अब वो कह रहा है कि तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, देखिए, प्रश्न हल तो तब भी हो जाएगा यदि इनमें से कोई एक कर दे, या इनमें से कोई दोनों कर दे, या इनमें से तीनों ही कर दें, है ना? ये बहुत सारे केस लेने पड़ेंगे। इससे बढ़िया वो है कि आप एक केस वो निकाल लो कि प्रश्न हल नहीं होता। अब प्रश्न हल नहीं होता, वो तो सब एक ही केस होगा कि जब तीनों में से किसी पे ना हो, तभी होगा कि प्रश्न हल नहीं होगा, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? जब प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता हम निकाल लेंगे, उसे बाद में 1 में से घटा देंगे, तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता निकालते हैं। प्रश्न हल ना होने की, या प्रश्न हल ना होना, ठीक है ना? प्रश्न हल ना होना, तो क्या होगा? यानी इसकी ना होने की प्रायिकता पी ऑफ ए बार और इंटू पी ऑफ बी बार और इंटू पी ऑफ सी बार, ठीक है ना? तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 7/10 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, ये 9/10 हो जाएगा। इनको सॉल्व करो, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से तो कुछ भी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया। हाँ, ये यहाँ से 2 से 5 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बटे 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है ना? ये आ जाएगा 63 बटे 125। तो अब हमें क्या करना है? प्रश्न हल होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है ना? अब प्रश्न हल होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ प्रश्न हल होना, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पी ऑफ प्रश्न हल ना होना, है ना?
ये तो होती है, होने की ना होने की जोड़ 1 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये रख दो यहाँ पे 63/125, ठीक है ना। ये कितना बचेगा आपका 125 माइनस 63, तो ये 25 यहाँ से और 37 यहाँ से, 37 और 5 42 और 20 62, 62/125 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस पेज पर कह रहा है कि एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, 10 में से 6 बल्ब खराब हैं, एक व्यक्ति इधर से 3 बल्ब चुनता है और बल्ब होल्डर में लगा देता है, उसे प्रकाश मिल जाए, इसकी प्रायिकता क्या है। अब प्रकाश तब मिलेगा जब बल्ब सही होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। अब हम क्या करते हैं, प्रकाश मिल जाए तो हम क्या करेंगे, प्रकाश ना मिलने की प्रायिकता निकाल देंगे। देखिए ये तो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ आपको, प्रकाश मिलना, प्रकाश मिलने की प्रायिकता है ना, प्रकाश मिलने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रकाश ना मिलने की प्रायिकता, है ना, प्रकाश ना मिलना। अब प्रकाश कब नहीं मिलेगा वो देख लो, उसकी क्या प्रायिकता होगी। देखिए प्रकाश तब नहीं मिलेगा जब ये 6 बल्ब खराब वाले हम लगाएंगे, है ना, यानी अपने अनुकूल परिणाम ये 6 बल्ब इनमें से कोई हो। तो अब हमें लेने तो 3 बल्ब ही हैं, ठीक है ना, तो 6 में से 3 लेने हैं, तो 6 में से 3 बल्ब लेने के कितने तरीके हैं, 6 तो ये तो हो गए अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने, टोटल कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, 10 में से कितने लेने हैं, 3 बल्ब लेने हैं, ठीक है ना। इसको आप सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस, जब इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा 6 में से 3 गए 3, है ना, 6 में से 3 गए 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, अपॉन ये एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना, और अपॉन में आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में से 3 गए 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल खत्म हो गया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 7 फैक्टोरियल की गुना ऊपर हो जाएगी 6 फैक्टोरियल गुना 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं और इनटू में आएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल खत्म। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 6 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 6 5 4 3 अपॉन 10 9 8 3 फैक्टोरियल, इससे खत्म। और ये हो गया आपका देखिए 4 दूनी 8 और ये हो गया आपका 3 दूनी 6 3 तिया 9 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 से ये 2 खत्म, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया आपका, ये बन गया, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे आ गया 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 6 6 माइनस 1 5 अपॉन 6, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन कह रहा है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कम से कम एक तो 4 होना चाहिए, यानी सशर्त प्रायिकता दे दी, एक कंडीशन दे दी इसने ज्ञात है कि, और दूसरी पूछ रहा है होने की प्रायिकता, तो इसका मतलब सशर्त प्रायिकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 घटनाएं मानेंगे, हम एक घटना ई मान लेते हैं, ठीक है ना, पहली घटना ई मान लेते हैं। ई घटना हम ये मान लेते हैं कि आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की प्रायिकता, कम से कम एक 4 हो। अगर कम से कम एक 4 हो, 2 पासे हैं आपके पास, तो कम से कम एक 4 का मतलब कितना हो जाएगा, या तो ये 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 3 हो सकता है, 4 के साथ 5 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे हो सकते हैं, इनमें कम से कम 4 तो है, एक 4 तो है ही। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 दूसरे वाले पे हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 4 हो, 2 4 हो, 3 4 हो, 4 4 तो आ गया, 5 4 हो, 6 4 हो, है ना? ये भी तो हो सकता है। ये टोटल केस हो गए बस, इनके अलावा ऐसा कोई भी आपके पास एलिमेंट नहीं होगा जिसमें कम से कम एक 4 हो, ठीक है ना? कितने हो गए ये? 6 तो ये, 4 6 ये, 5 ये, ठीक है ना? 5 4 6 4, हाँ, 5 हो गए ना, 5 और 6 11 हो गए हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो गए, 11। अब देखिए दूसरी घटना हम एफ मान लेते हैं, वो कह रहा है यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, तो ऐसे कौन-कौन से केस हैं जिनमें इन दोनों को जोड़ करके 6 बन रहा हो? देखिए, अगर मैं पहला 1 फिक्स कर दूँ, इसके साथ क्या जुड़ेगा कि 6 आएगा, 5 जुड़ेगा, 2 के साथ क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, 3 के साथ क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, ठीक है ना? अब उल्टा करके देख लीजिए, 3 के साथ हो गया, 4 के साथ क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा और फिर 4 के साथ 5 के साथ क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, ठीक है ना? इसके अलावा कोई केस नहीं होगा जो 6 दे दे योगफल इनका। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो एलिमेंट हो गए वो कितने हो गए, 3 और 2 5 हो गए, इसके अंदर 5 एलिमेंट हो गए, ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि सशर्त प्रायिकता है तो इंटरसेक्शन एफ भी चाहिएगा। इंटरसेक्शन एफ क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कुछ है? यस, 2 और 4 कॉमन है और 4 और 2 कॉमन है, ठीक है ना? तो देखिए 2, 4 भी कॉमन है और 4, 2 भी कॉमन है, 4 वाले कॉमन है बस, और तो इसमें तो 4 के अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है ना? 2 ही कॉमन हो गए। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ की, वो क्या होगी, इसके फेवर में जितने हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 2 बटे कुल अवयवों की संख्या। कुल अवयव यानी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे कितने होंगे, 6 1 के तो कितने हो जाएंगे, मतलब जोड़ने नहीं, 6 गुना 6 36 हो जाएंगे जब दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है ना। तो ये 36 हो जाएंगे, तो 36 आ जाएगा यहाँ, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 बटे 18 आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नीचे आपको चाहिए इंटरसेक्शन, नीचे चाहिए आपको पी ऑफ एफ, एफ का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, यानी 5 बटे 36, ठीक है ना, ये आपको चाहिए 5 बटे 36। अब देखिए बच्चों, आपको जो कंडीशन चाहिए वो चाहिए ई ओवर एफ, यानी एफ घटना हो चुकी हो और ई की प्रायिकता निकालनी हो। एफ घटना मतलब ये वाली कि योगफल 6 हो, है ना, योगफल 6 हो और आए अंकों में से कम एक 4 होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ऊपर इसमें आता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ठीक है। ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका, चलो मैं 2 बटे 36 रख लेता हूँ और अपॉन में 5 बटे 36,
ठीक है ना। 36 से 36 कैंसिल आउट होकर के 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी तरीके का है, 12वां क्वेश्चन जो मैं दिख रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ 12वां क्वेश्चन। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे 2 बच्चे दे रखे हैं। ठीक है ना, उसने सिमिलर सा क्वेश्चन अलग ईयर में दे रखा है। ठीक है, वो तो यहाँ पे उसने 2 बच्चे दिए हैं और ये जो बाद में लड़की की पूछ रहा है वहां लड़का दे रखा है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है सही, तो आपको वो भी कर लेना है। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि है ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसमें भी आपको 2 कंडीशन माननी पड़ेंगी, 2 घटनाएं माननी पड़ेंगी। ठीक है ना, एक तो ई घटना मान लो और एक एफ घटना मान लो। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है। देखिए किसी एक बच्चे का या तो वो लड़की हो सकता है या वो लड़की हो सकती है, 2 केस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आपके पास 3 बच्चे हैं तो इनके कितने केस हो जाएंगे, 8 केस हो जाएंगे। 8 केस कौन कौन से होंगे वो आपको लिखने होंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे इजी तरीका ये ऐसा है जैसे एक सिक्के का लेते हैं ना हम, हेड और टेल का। ठीक है ना, इसी तरीके से है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाते थे हेड टेल को, हम क्या करते थे, अगर मेरे पास तीन तीन है ना, ये अगर अपने पास 3 है, सॉरी 8 एलिमेंट टोटल बनेंगे, तो 8 के लिए आप क्या करो, सबसे पहले 4 बार जी लिख लो और फिर 4 बार आप बी लिख लो। ठीक है ना, 4 बार आपने बी लिख लिया। ठीक है, देखिए 4 जी 4 बी। अब 4 का आधा होता है 2, 2 होता है ना, तो 2 बार जी 2 बार बी, 2 बार जी 2 बार बी, 2 बार जी 2 बार बी। ठीक है, 2 का आधा होता है 1, तो 1 बार जी 1 बार बी, जी बी जी बी जी बी। इस तरीके से आप अगर बनाओगे एक भी केस आपका नहीं छूटेगा। ये आपका सैंपल स्पेस तैयार हो गया। अब देखिए सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट हैं, तो आप अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 8 एलिमेंट आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब ई के अंदर पहली घटना मैं मानता हूं जो हो गई होगी, सॉरी जो निकालनी होगी वो मैं मान लेता हूं। तो ये पूछ रहा है तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, यानी अगर हम ई घटना को तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता लड़की होने की घटना माने, तो उस केस में इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जिसमें तीनों केस में ये है लड़की है ना, तीन में एक तीनों लड़की हों, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं है। तो यानी जी जी और जी 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 ये एक ही एलिमेंट आएगा इसमें। और एफ में, एफ क्या कह रहा है, एफ ये कह रहा है हम इस घटना को मानेंगे कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है। कम से कम एक बच्चा लड़की, इसमें भी है 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 इसमें भी, एक छोड़ करके बाकी सारे हैं, यानी 7 केस हैं ऐसे। ठीक है ना, इसके अंदर आप ये सातों के सातों लिख दिए। ठीक है ना, ऐसे कर करके लिख देना इनको। ठीक है, सातों को लिख दिया। अब आप यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना है, 7 हैं, एक को छोड़ करके सारे हैं जिनमें कम से कम एक लड़की है। अब इनकी आप क्या करो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, यानी कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही केस है ये वाला जी जी जी, क्योंकि इसमें तो एक ही केस पड़ा ना जी जी जी, और इसमें बहुत सारे हैं जी 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 बी है ना, ऐसे ऐसे बहुत हैं, तो इनमें इंटरसेक्शन तो यही वाला एलिमेंट है बस जी जी जी। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आ जाएगा वो ये आएगा सिर्फ जी जी जी, तीनों में गर्ल। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट देखूं इंटरसेक्शन एफ के अंदर वो भी एक है। अब अगर मैं प्रायिकता निकालता हूं ई ओवर एफ की, ई ओवर एफ मतलब कि कम से कम एक बच्चा लड़की है एफ वाली घटना, और तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए फॉर्मूला अपना सेसर प्रायिकता का कहता है कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 बटे कुल परिणाम, कुल कितने हैं 8, अपॉन एफ के अनुकूल परिणाम कितने हैं, एफ के 7 बटे कुल परिणाम कितने हैं 8। ठीक है ना, ये आ गया, तो 8 से 8 कट गया, कितना आ गया आपका 1/7 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा हल्का सा ध्यान से करना है। ठीक है ना, अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई पत्ती ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। अब ये ध्यान रखना है आपको कि बिना प्रतिस्थापित किए का क्या मतलब है, आपने एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला उसको साइड में रख दिया। ठीक है ना, अब दूसरा निकालेंगे, दूसरा निकल गया उसको निकाला साइड में रख दिया, उसको वापस गड्डी में नहीं रखना। ठीक है ना, तो एक एक कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 2 पत्तों के बादशाह, पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इसे तो हम ऐसे कर देंगे। देखिए अगर मैं निकालता हूं 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे पत्ते की होने की प्रायिकता में निकालता हूं, तो वो प्रायिकता क्या आएगी। देखिए पहला पत्ता आपका बादशाह का हो, पहला पत्ता, क्योंकि पहले 2 तो बादशाह के होने चाहिए ना, तो बादशाह कितने होते हैं पूरे 52 पत्तों में, 4 बादशाह होते हैं, तो इसकी प्रायिकता आ गई 4/52। ठीक है, अब दूसरा पत्ता भी दूसरा पत्ता भी बादशाह होना चाहिए। अब एक बादशाह का तो हमने निकाल दिया और उसे साइड में रख दिया, बिना प्रतिस्थापित किए कहा था उसने। ठीक है ना, तो यानी पत्ता निकाला साइड में रख दिया, तो अब एक पत्ता बादशाह का कम हो गया और एक टोटल में से कम हो जाएगा, तो हमारे पास 3 बादशाह के बचे और टोटल में से एक कम हो गया, 51 टोटल बचे। ठीक है ना, 3/51 दूसरे बादशाह के निकालने की प्रायिकता आ गई। अब तीसरा हमें इक्के का निकालना है, तो इक्के तो हमारे पास 4 ही हैं अब भी, तो हम 4 लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हो गए, अब एक तो और कम हो गया, पहले एक बादशाह निकला फिर एक और बादशाह निकला, 2 तो कम हो गए 52 में से, तो कितने बचे, अब 50 बचे टोटल। ठीक है ना, इनकी हमने गुना कर दी क्योंकि स्वतंत्र घटना है, दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया इसका मतलब, इनकी हमने गुना कर दी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2/55 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये समझ जाएंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई हो। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा आपको दिख रहा है, ये बेस प्रमेय का है, ठीक है ना? जब वो पहले 2 कंडीशन दे दे और फिर आगे भी कुछ कंडीशन बताए कि इस थैले में ये है, इस थैले में ये है, फिर वो थैला चुनने की प्रायिकता बताए, पूछे, है ना? वापस घूम करके देखिए, मैं बेस थ्योरम में आपको एक डायग्राम से करवाता हूँ क्वेश्चन। देखिए, और इस क्वेश्चन अगर बेस थ्योरम के क्वेश्चन आप इस डायग्राम से करोगे तो आपको सारे ही क्वेश्चन आसान पड़ेंगे, ठीक है ना? मान लीजिए आपके पास 2 थैले हैं, पहला थैला ये है और दूसरा थैला आपके पास ये है, ठीक है ना? अब देखिए, मान लीजिए आपके पास इस थैले में 4 लाल गेंदें हैं, 4 रेड बॉल हैं और 4 काली गेंदें हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। दूसरे में 2 रेड हैं और 6 काली हैं, यानी 6 ब्लैक है, ठीक है ना? दूसरा थैला। अब इस वाले थैले को मैं E1 कह देता हूँ, इस वाले थैले को मैं E2 कह देता हूँ, ठीक है ना? यानी बॉल का पहले थैले में से होना, तो ये घटना E1 होगी। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों थैलों में से पहले थैले को चुनने की प्रायिकता निकालता हूँ, यानी P ऑफ E1 निकालता हूँ, है ना? पहले थैले को चुनने की प्रायिकता निकालता हूँ, तो क्या होगी? 1/2, 2 ही तो थैले हैं, उनमें से एक को चुनने की 1/2, दूसरे को चुनने की भी 1/2 ही होगी, 2 ही तो थैले हैं, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से एक डायग्राम हम ये ऐसे बनाते हैं। अब देखिए, आपके पास ये कह रहा है कि आपने रेड बॉल निकाली और वो थैले E1 से है, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, ठीक है ना? अब देखिए, हमने पहला थैला चूज़ कर लिया कि पहला थैला E1 है। इसमें से रेड बॉल के निकलने की क्या प्रायिकता होगी, हम वो देखते हैं। हमने एक घटना A मान ली, एक घटना A अलग से मान लेंगे, ठीक है ना? 2 घटना तो ये हो गई, पहला थैला चुना जाना, दूसरा थैला चुना जाना, और ये तीसरी जो घटना A माननी है, ये माननी है लाल बॉल का निकलना, ठीक है ना? अब पहला थैला चुन लिया गया, रेड बॉल निकलने की क्या प्रायिकता है देखिए, तो इसमें से रेड बॉल कितनी है? 4 बॉल, 4 अपने फ़ेवर में है, टोटल 8 बॉल हैं, तो 4/8 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना? इसी तरीके से दूसरा थैला चुन लिया गया अब इसमें से रेड बॉल निकलने की क्या प्रायिकता होगी? तो इसमें 2 रेड बॉल हैं, तो 2 बटे कितना आ जाएगा? 2/8 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए लास्ट कंडीशन जो हमें निकालनी है, हमें ये निकालना है कि P ऑफ E1 अपॉन A, यानी रेड बॉल तो निकल गई और वो पहले थैले में से है, उसकी क्या प्रायिकता है? तो बेस प्रमेय क्या कहती है आपकी? बेस प्रमेय से बेस प्रमेय ये कहती है कि P ऑफ E1 अपॉन E1 अपॉन A इक्वल्स टू P ऑफ ये इंटू ये, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1। E1 में पूछ रहा है तो E1 वाला ही ऊपर आएगा, E2 में पूछता तो ये इंटू ये ऊपर आता, ठीक है? अपॉन नीचे पहले यही वाला सेम लिख दो, P ऑफ A1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 और इंटू प्लस लगा दो नीचे वाला ये वाला P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। याद करने का फॉर्मूला बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है ना? P ऑफ A E2, अगर ये डायग्राम बन गया, ये इजीली आपका फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है, खुद ही आ जाएगा, ठीक है ना? देखिए, अब P ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है? ये भी 1/2 अपॉन 1/2, 1/2, ये तो सेम ही है ना, इसलिए P ऑफ E2 कितनी है? ये भी 1/2, P ऑफ A अपॉन E2 कितनी है? 1/4। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन लेकर के काट दो, नीचे से कट गया, 1/2 बचा, 1/2 को ऊपर रहने दो, नीचे 1/2 प्लस 1/4 बचा, ठीक है ना? 1/4 बचा, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं ये करता हूँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1/2 1/2 अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा नीचे? 4 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 1, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 आ गया, 2 घूम करके ऊपर गुना हो जाएगी, 2 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है ना? 2/3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इस डायग्राम से बेस थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत ईज़ी पड़ेंगे, ठीक है ना? सारे बेस थ्योरम के क्वेश्चन इसी से होंगे, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना के विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, यदि यह ज्ञात है कि चुना के विद्यार्थी लड़की है? तो देखिए, ये जो आपकी कंडीशन दे रखी है इसने, ये क्वेश्चन आपका सहसत प्रायिकता से होगा, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है और एक की पूछ रहा है, ठीक है ना? तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, हम इसको ऐसे करेंगे, 15वां क्वेश्चन जो है आपका, ये कैसे होगा, देखिए ये आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए हम इसको 2 घटनाएँ इसमें हम मान लेते हैं, ठीक है ना? 2 घटनाएँ इसमें हम मान लेते हैं। पहली घटना ई घटना हम मानेंगे कि विद्यार्थी जो है वो कक्षा 12 में पढ़ता है। इसको हमने ई घटना मान ली, ठीक है ना? अब कक्षा 12 में पढ़ता है, उसमें जो है हमने ई1 मान ली, ठीक है ना? कक्षा 12 में पढ़ता है, इसको आप लिख लेना, माना घटना ई जो है वो विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, इसको पूरा लिख लेना आप, कक्षा 12 में पढ़ता है, ठीक है ना? कक्षा 12 में पढ़ता है। दूसरी घटना जो है हमने वो मान ली कि विद्यार्थी वो जो है वो क्या है? विद्यार्थी वो लड़का है, ठीक है ना? विद्यार्थी लड़का है। दूसरी घटना हमने ये मान ली, ठीक है ना? ये विद्यार्थी लड़का है, चुना गया विद्यार्थी लड़का है। अब देखिए, अगर मुझे क्या करना है, विद्यार्थी लड़का है, ये तो पहले से ज्ञात है, तो ये तो नीचे आएगी,
क्योंकि ये सशर्त प्रायिकता है, पी ऑफ ई ओवर एफ चाहिए, ठीक है ना, पी ऑफ ई ओवर एफ चाहिए आपको, क्योंकि उसने कहा है कि ये तो ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़का है, तो ई यानी कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी क्या प्रायिकता है, अब हमें वो देखना है। अब देखिए कक्षा 12 में पढ़ने के लिए उसे, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ तो मुझे ये चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ये तो चाहिए। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा वो देखिए, पहले तो आपको पी ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। पी ऑफ एफ देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पी ऑफ एफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे पास क्या है, पी ऑफ एफ यानी एफ की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, यानी एफ का मतलब विद्यार्थी लड़का है, तो कितने विद्यार्थी लड़के हैं, 1000 में से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12th में पढ़ती हैं। अब वो विद्यार्थी लड़का है, अब 430 लड़कियां हैं तो 1000 में से 430 गए, कितने बचे, 200, आपके बच जाएंगे, 1000 में से 430 गए। इसने कितना लड़के कहा था ना कि लड़कियां कहा है, यदृच्छिक चुना के विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है यदि यह ज्ञात है कि यह विद्यार्थी लड़की है, यह विद्यार्थी लड़की है, ठीक है ना, यह विद्यार्थी लड़की है, तो लड़कियां कितनी हैं 430, तो आ जाएगा 430 बटे कुल परिणाम कितने हैं 1000, ठीक है ना, इसको यही रखो। अब अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूं वो कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब वो विद्यार्थी लड़की भी हो और वो 12th में भी पढ़ती हो, तो 12th में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, 430 में से 10% लड़कियां 12th में पढ़ती हैं, तो 430 का 10% कितना होगा, 430 का 10%, 10 है ना, तो ये आ जाएगा आपके अनुकूल 43 है, टोटल आपके 1000 है, ठीक है ना, ये भी आ गई, तो उठा करके इसमें रख दो, है ना, ये क्या हो जाएगा देखिए आपका, ये हो जाएगा 43 बटे 1000 अपॉन 430 बटे 1000, 1000 से 1000 पूरा खत्म, कितना आ गया 43 बटे 430, ये कितना आ गया 1/10, ये कितना आ गया 0.1, आपकी प्रायिकता आ गई, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 10, 1 से 10 तक, एक बक्से में, ये गलत हो गया तो शायद यहाँ से 10 संख्या होंगी यहाँ पे ना, 10 पूर्णांक होंगे, एक बक्से में 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया तथा बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तथा संख्या सम है। अब वो जो संख्या है प्रायिकता हमें निकालनी है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है और यह ज्ञात है कि संख्या सम है, ठीक है ना, तो जो ज्ञात हो उसे तो हम बाद में मानेंगे, पहले जो निकालनी है उसको ई मान लेते हैं, ठीक है ना। अब निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है वो हम मान लेते हैं, हम क्या करते हैं ई घटना मान लेते हैं कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 है। क्या था हमारे पास, एक बक्से में 1 से 10 तक के पूर्णांक लिखे गए हैं, रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है, बक्से में एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया है, ठीक है। अब उससे 3 से अधिक नंबर आएंगे, ई घटना हमने मान ली कि निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक है, संख्या 3 से अधिक है, ठीक है ना। 3 से अधिक कौन-कौन सी संख्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है ना, 10 तक तो कहा ही उसने। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी, तो मुझे जरूरत है नहीं वैसे इसकी निकालने की। हम क्या करेंगे, अब एफ घटना देखते हैं। एफ घटना मान लेते हैं जो इसने कहा है कि संख्या सम हो। अब संख्या सम होनी चाहिए, संख्या सम हो। अब सम है तो इसके अंदर कौन-कौन आ जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ देखता हूँ वो कितना होगा, देखिए आपके पास 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 2 तो उसमें नहीं है ना? तो इंटरसेक्शन ऑफ इसमें और इसमें कॉमन ढूँढना है हमें, ठीक है ना? कॉमन, ये सेट के अंदर एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है? इंटरसेक्शन ये आ गया। अब देखिए मुझे चाहिए पी ऑफ ई ओवर एफ, यानी एफ हो चुका है, ई की प्रायिकता मैं निकाल रहा हूँ। यानी यहाँ से फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, और यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसके 4 हैं, टोटल परिणाम कितने हैं, देखिए 10 ही तो है ना टोटल परिणाम, तो अपॉन में 10 रख देंगे। अपॉन पी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 बटे ये 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बटे 5 बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अब ये एक दूसरे से सहमत कब होंगे, जब होंगे कि या तो दोनों सत्य बोल रहे हों या दोनों झूठ बोल रहे हों, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि ए के सत्य बोलने की जो प्रायिकता है पी ऑफ ए, मैं यहाँ पे सत्य का क्वेश्चन कर रहा हूँ ये आपके लिए। ए के सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी दी है, 70%, यानी 70/100, है ना, 70/100 दी है, इसका मतलब क्या आ गई, 70/100 ही रखते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं इसकी प्रायिकता निकाल लेता हूँ आपकी पी ऑफ ए डैश, यानी इसकी झूठ बोलने की प्रायिकता, तो 1 में से 70/100 घटा दो, ठीक है ना, 1/17/100, ठीक है ना, 70/100, तो 100 में से 70 के कितने बचे, 30/100, ठीक है ना, ये आ गई इसकी झूठ बोलने की प्रायिकता, ठीक है ना। इसी तरह पी के सच बोलने की प्रायिकता क्या है, बी के सच बोलने की जो प्रायिकता है, देखिए बी के जो सच बोलने की प्रायिकता है आपकी, देखिए बी बी के सच बोलने की प्रायिकता जो है आपकी, देखिए वो कह रहा है कि 60% घटनाओं में सत्य बोलता है, तो यानी 60% वो सत्य बोलता है, यानी 60/100, और इसकी झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - 60/100, यानी आ जाएगी आपकी 40/100, ठीक है ना, 100 में से 60 के 40, 40/100, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि दोनों सहमत हो, उसकी क्या प्रायिकता है, एक घटना में दोनों सहमत हो, तो एक घटना में दोनों तभी सहमत हो सकते हैं, यानी एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता
एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता आप यहाँ पे लिख लेना इक्वल्स टू, या तो दोनों सही बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, तो इनकी घटना ये हो जाएगी प्रायिकता, या दोनों झूठ बोल रहे हो तो इनकी प्रायिकता ये हो जाएगी पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी डैश। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देखिए ये आ गया 70/100, ये आ गया 60/100, प्लस ये आ गया 30/100 और ये आ गया 40/100, ठीक है ना। अब 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 खत्म ही कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका 7 छेक कितने हो जाएंगे 42, तो 7 छेक 42/10 धाम हो गया 100 और प्लस 4 तिया 12/100, तो ये कितना हो गया 42 और 12 जो आपके हो गए 54, 54/100 और ये आपका आ गया 0.54, ठीक है ना। ये आपकी आ जाएगी प्रायिकता, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि एक विद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं, ठीक है ना, खाली हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं। पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता 1/10 है। अगर मैं पुरुष शिक्षक की घटना को जो मानता हूँ, चयन होने की घटना को जो मानता हूँ, ए से डिनोट करता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा, यानी एम मानता हूँ, चलो एम मान लेता हूँ, मेल है ना, तो ये हो जाएगी 1/10। और स्त्री शिक्षक की 1/8 है, यानी एफ की जो प्रायिकता है फीमेल की चयन होने की प्रायिकता, वो है आपकी 1/8, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पुरुष के ना चयन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 - 1/10, 10 में से 1 गया। देखिए बच्चों, ये हो जाएगा, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका पुरुष होने की घटना को मैं एम से डिनोट करता हूँ, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/10, जो कि उसने दे रखी है 1/10, ठीक है ना। इसी तरह फीमेल की उसने 1/8 दे रखी है, वो हमने 1/8 मान ली। तो इसके अकॉर्डिंग मेल के चयन ना होने की प्रायिकता, यानी पुरुष के चयन ना होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1 - 1/10, है ना। तो कितनी आ जाएगी 9/10। इसी तरीके से फीमेल के ना चयन होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, यानी स्त्री के ना चयन होने की प्रायिकता आ जाएगी 1 - 1/8, यानी 8 में से 1 गया 7/8, ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखिए पहला कंडीशन वो कह रहा है कि दोनों चुन लिए जाएं। अगर दोनों चुन लिए जाएं तो सिंपल है, दोनों अगर चुन लिए जाएं तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन एफ, स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी पी ऑफ एम इंटू पी ऑफ एफ, ठीक है ना। दोनों चुन जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। या आप इसको नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख लो, पी ऑफ दोनों का चुना जाना, दोनों का चुना जाना, ठीक है ना, चुना जाना, ठीक है, इक्वल्स टू पी ऑफ एम की वैल्यू कितनी है 1/10, 1/10 रख दिया, इसकी 1/8 कितना हो गया 1/80, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दोनों ही ना चुने जाएं, देखिए दूसरा कह रहा है कि दोनों ही ना चुने जाएं, ठीक है ना। तो दोनों ही ना चुने जाएं, इसका क्या मतलब है, देखिए ये पूरा यहाँ से ऐसे है, ना चुने जाएं, ठीक है ना, दोनों ही ना चुने जाएं। तो बच्चों दोनों ही ना चुने जाएं, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब देखिए पी ऑफ दोनों ना चुने जाएं, दोनों ना चुना, दोनों ना चुने जाएं, इसकी प्रायिकता होगी, देखिए इसकी प्रायिकता होगी दोनों ही ना चुने जाएं, तो ना तो ए चुना जाए ना बी चुना जाए, मतलब ना तो मेल ना फीमेल, तो अब आ जाएगा पी ऑफ एम बार इंटू पी ऑफ एफ बार, सिंपल है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9/10 गुना 7/8, तो कितना हो जाएगा 9 7 63/8 धाम 80, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे, आप अच्छे से करोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है और इतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन और भी आए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इनके जैसे ही हैं। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो वो भी इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप अनसोल्ड को लगा लीजिए, उसकी हमने सारी वीडियो बना दी है, ठीक है ना। आप उनको देख देख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, वहाँ से आप ले लेना, ठीक है ना। और अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी या आप ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर या कुछ और आपके इम्पोर्टेंट एक हेल्पफुल वीडियो लेकर के, ठीक है ना। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।